हाँ, तो कल कुछ वादा हुआ था हमारा कि इसको याद करके आना है। ठीक है, अब एक एक व्यक्ति यहाँ पे थोड़ा सा सुनाएगा प्रस्तावना। हाँ, कौन शुरू करेगा? कहाँ शुरुआत होगी प्रस्तावना की? देखो, सुनूंगा तो मैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताइए आप। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रभुता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रभुत्व नहीं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने, वैसे आपने इधर उधर कर दिया शब्दों को, लेकिन ठीक है, उन चलो। सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। चलिए, वेरी गुड, कोई बात नहीं, बढ़िया प्रयास है। लेकिन आपने रटा है, इसलिए आप इधर उधर बोल रहे हैं। रटा है ना? कितनी बार रटा है? रटना नहीं है चीज़ों को, रटने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, बताइए, आप ही बता दीजिए। बताना तो सभी को है। हाँ हाँ, और क्या, खड़े भी नहीं हो पाएंगे आप उसमें। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उसकी उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता बंधुता बढ़ाने के लिए एवं उसके समस्त आप में से जो लाइव वाले हैं, रुक जाइए, बस हो गया आपका नंबर खत्म। ये रटने वालों के ही हाल होंगे। लाइव में आशा ग्रावत जी, इसमें आपको यहाँ पे स्पीकर वाला बना है। ठीक है, आप में से सभी में से स्पीकर खोलिए और अपनी अपनी प्रस्तावना इसमें बोलना चालू करिए, देख के नहीं, ईमानदारी आप लोग के हाथ में। हाँ, अब आप बताइए। नहीं, दीपक जी, हाँ, प्रयास करिए। चलो, इतनी याद रहती है, फिर भी उसके यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, प्रतिष्ठा, अवसर की समता वगैरह में। रटेंगे तो नहीं याद है, रटने की उम्र चली गई। अभी यही बात छोटे बच्चे को दे देते, बिल्कुल एक एक करके सुना देता। हमारी उम्र रटने की नहीं, हम समझने वाले। कल मैंने आपको समझाया भी था, कल शायद नहीं थे आप, कल प्रस्तावना मैंने समझाया था कि कैसे करना है। हाँ, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी एतद द्वारा। कहाँ लिखा हुआ है? इधर ऊपर। एतद द्वारा रटते हो आप लोग, रटते हो, दिख जाता है ना, रटते हो। हाँ हाँ, रुक जाइए। अभी आप में से ऑनलाइन में आशा जी ने बोला है, बाकी लोगों को भी करना है भाई, देख के भर नहीं होना चाहिए। ये ऑन कैसे होगा? सुनाइए, बोलिए। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए हम व्यक्ति में गरिमा, धर्म, प्रतिष्ठा
बनाने के लिए हो गई प्रतिष्ठा खत्म। याद करने में गड़बड़ हो जाएगा, आप पॉसिबल ही नहीं है कि कर पाए। फर्स्ट क्लास है तो मुझको प्रस्तावना नहीं याद करना, अगले साल करेंगे। नहीं सर, आज हमने सुन लिया था। अच्छा, आज सुन लिया है। चलिए ऑन लाइव वालों का भी कुछ लोग को सुन लें। ये कैसी प्रस्तावना भाई, 7 सेकंड में कैसे हो जाएगी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को। ये ऑडियो नहीं वीडियो है, तो वीडियो में तो गलत नहीं होगा। चलो ठीक है। चलो अब मेरा नंबर है आपको याद कराने का। आज याद हो जानी चाहिए क्लास में, तब तो बात हुई, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे 4 चीज़ों को देखेंगे। मैंने कल भी आपको ये चीज़ समझाई थी टेक्निक। 4 चीज़ों के आधार पे आप इसे याद करेंगे। सबसे पहले भारत को यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है बनाने के लिए, ठीक है। ये बिगिनिंग जो होती है सोर्स से होती है, स्रोत से होती है। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना एक स्रोत से चालू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये संविधान के स्रोत की तरफ इंगित करता है कि ये संविधान को किसने एडॉप्ट किया है, किसने इसको स्वीकार किया है। तो हम सब ने किया है मिलके। तो पहले संविधान में शब्द है स्रोत। दूसरा शब्द क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है। ये जो बनाना शब्द है ये नेचर दिखाता है हमारे देश की, राष्ट्र की प्रकृति। और इसके बाद यहाँ पे कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था 352 352 याद कर लेना है। 3 तरीके के न्याय की बात है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, 2 प्रकार की समता की बात है। तो ये प्राप्त करवाना क्या है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमें देना है। तो ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है प्राप्त करवाना, ठीक है। बस और क्या है इसमें चर्चा, बस इतनी ही चर्चा है हमारे संविधान में। और इसके बाद लागू होने की तिथि दे दी गई है, यहाँ पे एक तिथि बना दी गई है, यहाँ पे एक डेट बना दी गई। बाकी तो फिर डेट ही है ना, वो पूरी डेट है। अब जहाँ पे आप गड़बड़ करते हो, आप ये तो बता दोगे सीक्वेंस वाइज कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बहुत इजी है, ठीक है। इसको यदि और आसान तो ये होता है सॉवरेन, ये है सोशलिस्ट, ये है सेकुलर, शुरुआत में है ट्रिपल एस, ये है आपका डेमोक्रेटिक और ये है रिपब्लिक, DR, ट्रिपल एस DR का फॉर्मूला, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इतनी सी बात है। ये है आपका SSDR। ये 5 शब्द आपको इजीली याद हो जाने चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
तो फिर क्या करना है, भारत को हमें बनाना है। कैसा बनाना है, इन 5 चीजों को लेकर के बनाना है। हम भारत के लोग भारत को मिलके क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब उसके नागरिकों को कुछ देना है। ये देगा कौन, ये देश देगा, ये राष्ट्र देगा। जब हम इसको ये बना देंगे तो इसका भी तो कुछ लक्ष्य होगा, इसका भी तो कुछ यहाँ पर उद्देश्य होगा। तो इसके पर्टिकुलर उद्देश्य के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत स्पष्टता से समझने का प्रयास करिए। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या देना है, 352 देना है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 न्याय देना है। कैसा न्याय देना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। सबसे पहले हमें सामाजिक तौर पे एम्पावर्ड करना है लोगों को, सबका सोशल स्टेटस बराबर का हो। और जब सामाजिक हो जाएगा तो फिर इकोनॉमिक पे काम करना, तब पॉलिटिकल राइट उसे मिल जाएंगे अपने आप। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देना है, 5 प्रकार की विचार की। वो पहले थिंक कर सके, सोच सके कुछ भी, और उस विचार को अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, कोई भी थॉट माने, कोई भी विश्वास करे, कोई भी बिलीव करे, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता देना है। कौन कौन सी स्वतंत्रता देना है, विचार, सबसे पहले शुरुआत विचारों से होती है, विचार, फिर उनकी अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और उपासना। न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। अब देखो बहुत आसान कर देता हूं। शुरुआत में शब्द लिखा हुआ है स्रोत, फिर शब्द है बनाना, फिर नागरिकों को प्राप्त करवाना, नागरिकों को कुछ देना है। ठीक है, ये प्राप्त। अब आपको देखो यहां पे इजी है, यहां पे आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, स्रोत आपको बहुत आसान है, शुरुआत ही यहीं से होनी है। हम भारत के लोग प्राप्त करवाने में 352 है। अब 352 शब्द आपको जैसे ही बोलूं तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। 3 का मतलब है न्याय, 52 का 5 का मतलब है स्वतंत्रता, और 2 का मतलब है समता। ठीक है, अब जैसे न्याय की बात करूं, 3 प्रकार का न्याय कौन सा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। 5 का मतलब क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विचार से शुरुआत होगी, फिर अभिव्यक्ति करोगे, विश्वास, धर्म, उपासना। बहुत आसान है। और प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब आसान है, इतने तक तो याद हो गए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है उसको, बनाना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहां पे सीक्वेंस नहीं गलत करना, पहले पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष नहीं करना। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या करना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बस इतनी सी बात है। बताइए अब दीपक जी। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और उपासना, धर्म और ठीक। अभी पहली क्लास आपकी थी, अब आप बताओ। ठीक है, बेटर है, कंडीशन बेटर है, पहले से बेटर हो गई। हाँ बताओ। हम भारत के लोग सब हेजिटेशन है आपके अंदर और कुछ नहीं, बोलना नहीं कभी सीखा।
अरे बहुत आसान है, बिल्कुल एक फ्लो में आ जाना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बस इतने तक पहले पहुंचना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अंतिम बार, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, हाँ ठीक, क्लियर, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना आसान है कि आपको अब आगे की लाइन इससे भी ज़्यादा आसान है। 3 शब्द हैं आगे की लाइन में। पहला है व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो प्राप्त करवाने के लिए हमने 352 हमें देना है, ठीक, बहुत इजीली से आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हमें आगे क्या करना है, आगे की कहानी कुछ अलग है। आगे थोड़ा सा यहाँ पे 3 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। पहला शब्द है व्यक्ति की गरिमा। अब उन सब में कुछ हमें सुनिश्चित करवाना है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी आत्मसम्मान राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बस इतने शब्द आपको और याद हो जाएं, ये लाइन। तथा उन सब में, आप यहाँ पे अटकोगे आके, यदि कहीं गड़बड़ाओगे तो यहाँ पे होगे। उन सब में, यहाँ पे क्या शब्द था, उनके समस्त, पहले भारत राष्ट्र के समस्त नागरिकों को कुछ दे रही है प्रस्तावना और फिर उसके लोगों को सब दे रही है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है व्यक्तिगत भाव की बात करता है, व्यक्तिगत भाव ये वाला पक्ष जो है, और ये वाला पक्ष राष्ट्रीय भाव की बात करता है, नेशन की बात करता है। कैसे, व्यक्तिगत, व्यक्ति की गरिमा आत्मसम्मान आपका व्यक्तिगत विषय है, लोगों में आत्मसम्मान भरना है। न्याय तो राष्ट्र को देना, राष्ट्र के सभी नागरिकों को, यहां पे नागरिक शब्द यूज किया उन्होंने, यहां पे उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता बंधुता भाईचारा भी व्यक्तिगत भाव है, सभी में एक साथ हमें व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और आगे कुछ नहीं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को तद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। 3 शब्द, अंगीकृत पहले है, फिर अधिनियमित है और फिर आत्मार्पित है। इतनी सी बात है, इसको थोड़ा सा 2-3-4 दिन रिपीट करना है। सुबह उठिए, शाम को सोते समय 3-4 दिन आप इसको सोचिए, जो तरीका मैंने बताया है बहुत आसान है। पहले स्रोत के बाद दूसरे नंबर पे बनाना है हमें देश को, कुछ बनाने के लिए आपको SSSDR सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो इजली ये 5 शब्द हैं और इसके बाद फिर आपका 352, ठीक है। न्याय स्वतंत्रता और समता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता, फिर व्यक्ति की गरिमा एक शब्द है और फिर इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। बस इतनी सी बात है। इतनी चीज़ को थोड़ा सा 1-2 बार इसे रटना नहीं है, मैं बस ये बार बार कह रहा हूँ। रटोगे तो फिर वो बचपने वाली बात होगी, आपको इसको क्लियर याद नहीं करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आसान तो है बेटा, सब कुछ आसान है, आसानी में, ठीक। अब बात करते हैं प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या तत्व हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रस्तावना के संघटक क्या है, घटक क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना के 4 घटक हैं। पहले है, बताता है कि संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, किसके पास सत्ता रहेगी, किसके पास अधिकार रहेगा। तो प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान की सत्ता का स्रोत भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम भारत के लोग, ये शब्द जो है, हम भारत के लोग शब्द है, ये शब्द में पहली चीज है लोक संप्रभुता का सिद्धांत। लोक संप्रभुता का सिद्धांत,
ठीक है। लोक संप्रभुता, संप्रभुता यानी आंतरिक और बाह्य तौर पे, है ना, हम निर्णय लेने पे क्या रहे, ठीक है। और आपने अपनी संप्रभुता कैसे दे रखी है, किसको दे रखी है, आपको तो संविधान ने दे दिया और आपने क्या किया, एक प्रोसेस बना दिया गया। घुमा फिरा के कहानी वही है, कहानी इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, ठीक है। आपने क्या किया, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए, क्योंकि आपका संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। लोकतंत्र मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए, है ना, जनता का शासन। तो यहाँ पे जो लोकतंत्र है, यहाँ पे हमारे इंडिया में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जनता डायरेक्ट शासन करे, हम डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे हैं, हम शासन करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, जनता कर रही है शासन, आपके चुने हुए प्रतिनिधि। तो अपनी संप्रभुता आपने कहां दे दी, आपको तो संविधान ने संप्रभु बनाया, आपने घुमा फिरा के उन्हें पकड़ा दी। आप किस बात के संप्रभु हुए भाई, लेकिन 5 साल बाद फिर संप्रभु हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोक संप्रभुता, पहला सिद्धांत निकल आता है हम भारत के लोगों से कि यहां पे लोक संप्रभु हैं, जनता संप्रभु है, ठीक। और जनता ने अपनी संप्रभुता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सौंप रखी है अपने राज्य को, अपनी सरकार को। क्लियर, क्लियर नहीं क्लियर, क्लियर है। पहली चीज तो ये, पहला शब्द यहां से ये निकल के आता है। दूसरा, जो ये संविधान बना है हमारे ऊपर थोपा नहीं गया। हम भारत के लोग शब्द ये बताता है कि संविधान हमारे ऊपर थोपा हुआ संविधान नहीं है, किसी ने थोपा नहीं है, बल्कि हम सब ने मिल करके, क्योंकि संविधान सभा कौन थी, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चाहे वो अप्रत्यक्ष तरीके से ही रहे हों, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ये संविधान बनाया गया और इस संविधान को हमने स्वीकार किया। तो हम भारत के लोगों का मतलब है, भारत के संविधान की स्वीकृति भारत के प्रत्येक नागरिक ने दी है। क्लियर, समझ में आ रहा है। दूसरा शब्द इसका मीनिंग ये होता है, हम भारत के लोग का, ठीक। तो ये अभी इसको एलिब्रेट करेंगे और इन चीजों को देख लेंगे। तो पहला तत्व है संविधान की प्रस्तावना में 4 घटक है। संविधान की सत्ता का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं। राज्य का स्वरूप कैसा होगा, तो राज्य एक संप्रभु संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, ये राज्य होगा। ऐसा जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। संविधान का उद्देश्य क्या है, ये न्याय देना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है। यानी प्रस्तावना में 4 चीजें पता चलती हैं। पहली चीज स्रोत क्या है, इसका स्वरूप क्या होगा देश का हमारा, ये संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। हमारे उद्देश्य क्या है संविधान के, ये न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुता को प्राप्त कराना चाहता है। और संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या होगी, 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये आपके 4 चीजें संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होती हैं। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ इंटू पिंटू सी बातें देख लेते हैं जो होनी चाहिए। ठीक है, एक एक तरफ से थोड़ा सा जो पॉइंट बताते हूँ, देखो सब याद करते जाना है, छापने वाली चीज़ कुछ है नहीं। पीडीएफ मिलनी नहीं है, पीडीएफ वाले सर पीट लें, क्लास में याद कर लो, यही बहुत है। पीडीएफ में पता है कितनी पीडीएफ पड़ी हुई है, कहो तो लक्ष्मीकांत के भी भेज दूँ मैं, होना जाना कुछ नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है, सब फालतू का। कितनी पीडीएफ आप लोगों ने इकट्ठा कर करके, नोट्स इकट्ठा कर करके, कलेक्टर बनने से पहले आप नोट्स कलेक्टर तो बन ही जाते हो। नोट्स कलेक्ट करके कलेक्ट कर करके वो आती है ना, एक क्या बोलते हैं उसे, रैक। एक पहले रैक कम पड़ती है, फिर दूसरी आती है, दूसरी कम पड़ती है तो तीसरी आती है, रैक पे रैक आती रहती हैं, ठीक है। धूल उनमें जमी पड़ी है, पढ़ें एक तरफ से नोट्स, कोई नोट्स का मतलब नहीं होता। संविधान नोट्स खुद बनाने चाहिए, नोट्स अपने जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं वही सब कुछ होते हैं। अपनी राइटिंग में नोट्स बनाने चाहिए, वो नहीं करना है बस कोई बिल्कुल दे दे पका पकाया,
है ना। तो संविधान का उद्देश्य प्रकट करने के लिए एक उद्देशिका प्रस्तुत की गई है ना, संविधान में प्रारंभ में ही। ये कहाँ से इसकी भाषा ये ली गई है, वैसे अमेरिका के संविधान से, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ये। इसके बाद नेक्स्ट है उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है, उसके लक्ष्य को प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान किन आदर्शों किन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि बेरुबारीवाद में ये बोला है कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को झांकने, उनके उद्देश्य को जानने में ये प्रयोग की जाती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता द्वारा प्राप्त करता है, इसी कारण हम भारत के लोगों से ये प्रारंभ होती है, ठीक है। तो संविधान के स्रोत आप ही हैं, आप ही से संविधान को पावर मिलती है, ठीक है। जनता ही, लोक संप्रभुता तो है, संप्रभुता तो जनता पे, लेकिन संविधान का पावर का स्रोत भी जनता है, ये भी ये कहने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। इसके बाद केहर सिंह बनाम भारत संघवाद में कहा गया है कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अतः संविधान विधि की विशेष अनुक्रिया कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था। एक मामला आया था केहर सिंह का, मैं बाद में कभी इसे भी चर्चा करूंगा। केहर सिंह बनाम भारत संघवाद आया था, तो उसमें बोला कि भाई डायरेक्ट जनता तो है नहीं इसमें तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं देशी रियासतों से, तो ऐसे ही मनोनीत कर लिए गए 10 लाख जनसंख्या पे, तो फिर ऐसे भी इसको विधि कानून का सर्वोच्च दस्तावेज कैसे कहा जा सकता है। तो कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोपरि है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर को पंथ निरपेक्ष शब्द के तौर पे लिया गया है। उद्देशिका की प्रकृति देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान का महत्वपूर्ण अंग शुरुआत में नहीं था, ठीक है, और यह संविधान के महत्वपूर्ण अंग के तौर पे शुरुआत में इसलिए नहीं था क्योंकि राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देता, अभी भी नहीं देता। ये राज्य को कोई पावर मिलती है क्या प्रस्तावना से? कोई पावर नहीं मिलती किसी भी तरीके से, ठीक है। और ना तो उनकी किसी भी शक्ति पे रोक लगाता, ना तो उन्हें कोई पावर देता। जनता को भी ना तो ये किसी तरीके की पावर देता, ना तो जनता को भी किसी तरीके की शक्ति देता, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत न्यूट्रल है। संविधान के किसी भाग पर यह विशेष बल नहीं देती है। संविधान के अनुच्छेद तथा उसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेदों को ही वरीयता मिलेगी। आर्टिकल कोई भी इससे प्रभावित नहीं हो सकता, ठीक है, यानी ये वाद योग्य नहीं है, तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद को ये बंद नहीं कर सकती, दबा नहीं सकती। न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं आ सकता, केस नहीं आ सकता, और ना ही न्यायालय से जबरदस्ती लागू करा सकता है। इसके कारण से कई बार इसको जो है शोभात्मक आभूषण कहा गया है कि बस हमारी शोभा बढ़ाती है, शोभात्मक आभूषण कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी सीमित भूमिका को मानता है और संविधान में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या, अल्टीमेट गोल क्या है? उद्देश्य क्या बताती है कि संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम रूप से संप्रभु है, और उद्देश्य का आकांक्षा ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक एक करके दो चीज़ें यहाँ पर देखते हैं कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है। एक प्रश्न ये था आपका, ठीक है। बेरुबारी में मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लियर कर दिया था कि बेरुबारी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गायब ही कर दिया, नेहरू नून समझौते को ध्यान में रख करके, ठीक है। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता था पहले, और इसे अब विलोपित कर दिया गया है। विशेष स्थिति बनाए रख सकता है, लेकिन यह है आपका बेरुबारी यूनियन बाद में प्रकट भी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि कहीं ना कहीं पे अभी इसकी भाषा, जहाँ पे भी संविधान समझ में नहीं आएगा वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं मानेंगे। लेकिन अब केशवानंद भारतीवाद जो आपका आया है 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बनाया है, ठीक है। और कहा है कि 42वें फिर संसद ने इसको संशोधित भी किया है, और 3 शब्दों को जोड़ा गया अभी तक इसमें, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता है, 3 शब्द इसमें जोड़ दिए गए, ठीक है। तो ये आपकी एक बात हो गई। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसके बाद अब यहाँ पे एक एक शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। उद्देशिका में जितने भी आदर्श हैं, चाहे वो राष्ट्र के लिए हों चाहे व्यक्ति के लिए हों, उनमें से कुछ मात्रा तक हमने उन्हें प्राप्त कर लिया है, कुछ को तो पूरा भी प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और अभी भी हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले शब्द आपका है पूर्ण, संपूर्ण,
पूर्ण संप्रभु प्रभुत्व या संप्रभुत्व, इसमें मैंने आपको बताया कि राज्य ही सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। और यह शक्ति ये बताता है, संप्रभुता में मैंने आपको इजीली बताया था कि जो राजनीतिक सीमाओं के भीतर और राजनीतिक सीमाओं के बाहर, यानी देश के घरेलू सीमा के अंदर और घरेलू सीमा के बाहर कोई भी देश से, राष्ट्र से ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट से ऊपर नहीं है, सरकार सर्वोपरि है, ठीक। तो एक बात आपकी यहाँ पर ये निकल के आती है किसी भी तरीके का, लेकिन इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया। कब लगाया गया प्रश्न चिन्ह? जब राष्ट्रमंडल की भारत ने क्या की? सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह होता है जिन देशों को ब्रिटेन ने कभी औपनिवेशिक कब्जे में ले रखा था। तो ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ का एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का सदस्य भारत भी बन गया। चूंकि इस ग्रुप का जो हेड होता है सर्वोपरि होता है, महारानी होती है, इसमें बराबरी का दर्जा नहीं होता है, महारानी ही इसको लीड करती है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रहता है इन देशों का, ठीक है। और तो ऐसे में बोला गया कि क्या भारत ने अपनी संप्रभुता खो दी है, क्या ब्रिटेन को फिर से हमने, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के। और ये जो आप लोग फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं इंटरनेट में कि 99 साल के बाद क्या होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसा कहीं कोई क्लॉज नहीं है कि एक भारत की आज़ादी एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, 99 साल के बाद ब्रिटेन का फिर कब्जा हो जाएगा। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इंटरनेट में भ्रामक सामग्री है, समझ रहे हैं। आपने से किसी ने पूछा था शायद, मेरे ख्याल से आपने नहीं पूछा था, एक स्टूडेंट आए थे वो पूछ रहे थे, मैंने कहा ये कुछ नहीं, ऐसा कोई भी कहीं पे है ही नहीं कोई लीगल दस्तावेज। इंटरनेट में भ्रामक सामग्रियाँ बहुत पड़ी हुई हैं, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। नेहरू के बारे में खोल लीजिए, गांधी के बारे में खोल लीजिए, किसी ने कुछ भी लिखा है, तो ये सब आपको बरगलाने की चीज़ें हैं। तो देश के जो है राष्ट्रमंडल के मामले में फिर नेहरू ने क्लियरिफिकेशन भी दिया कि हमने इसे स्वैच्छिक तौर पे रखा है, जब हम चाहें तो इसकी सदस्यता को त्याग सकते हैं, हमारे पास बाध्यकारी नहीं है कि हम इसमें जुड़े ही रहें। जब हमें ये लगेगा कि हमारी संप्रभुता को खतरा पैदा कर रहा है तो हम वैसे ही इस ग्रुप को त्याज देंगे। तो ये जोर जबरदस्ती का परिणाम न होकर स्वैच्छिक परिणाम है राष्ट्रमंडल की सदस्यता। तो संप्रभु हैं हम, अभी भी हम अपने निर्णयों को लेने में हमेशा संप्रभु रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रमंडल हमारे निर्णयों को प्रभावित करे। तो पहला तो ये शब्द हो गया। दूसरा शब्द है आपका समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द देखो, दो तरीके का समाजवाद यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला समाजवाद होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसे बोलते हैं उदारवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद आमतौर पे यदि, और दूसरा है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद, और भी बहुत प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार और भी हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। समाजवाद तो कई प्रकार का होता है। समाजवाद, इसको हम एक शब्द और इसके लिए प्रयोग करते हैं, राज्य नियंत्रित समाजवाद। राज्य नियंत्रित समाजवाद, समाजवाद, ठीक है। ये दो शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सब मिलजुल के रहें, सबका सहयोग रहे, सबकी बातों को प्रमुखता दी जाए, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि भैया सार्वजनिक भी जिंदा रहे, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात का, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करता है, निजी लोक भागीदारी की बात करता है, पीपीपी सेक्टर की बात करता है कि भैया गवर्नमेंट भी रहेगी और लोकतंत्र रहेगा, कोई भी आकर के खेल सकता है, ठीक है। रिलायंस जियो भी रहेगा तो बीएसएनएल भी रहेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, साम्यवादी समाजवाद कहता है कि निजी नहीं हो सकता, जो कुछ भी होगा वो राज्य का होगा, सब कुछ, यानी कि अर्थव्यवस्था पे राज्य का पूर्ण नियंत्रण होगा, ठीक है। निजी संपत्ति का पूर्ण अभाव होगा। तो ये जो आपका रसिया है या सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ था, तो सब जगह साम्यवादी समाजवाद की अवधारणा विकसित हुई है। साम्यवादी समाजवाद राज्य के माध्यम से ये कहता है कि व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार और व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार संसाधनों को वितरित किया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। मतलब कि जब आपकी जितनी क्षमता हो उतना आप सहयोग करिए, और जितनी आपकी आवश्यकता हो उतना आप कंज्यूम करिए। साम्यवाद की अवधारणा ये कहती है, ठीक है। और जितना भी, अब ये बड़ा कह सकते हैं यूटोपिया है, एक तरीके से कल्पना है,
मार्क्स की कल्पना है, मार्क्स ने एक ऐसा समाज बना के दिया है। और उसने कहा है कि जो पूंजीवाद है ये शोषण का तरीका है, ये शोषित करने का तरीका है, धन को एक जगह केंद्रित करने का तरीका है। इससे समाज में विषमता पैदा होगी और इस विषमता को दूर करने के लिए क्या हो, हिंसा का भी सहारा ले सकते हैं, वर्ग संघर्ष का भी सहारा ले सकते हैं, इनकी संपत्तियों को छीन लेकर के सबको बांटना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, हमने साम्यवादी समाजवाद को नहीं चुना है। लक्ष्य क्या है इसका, समाज की अंतिम कड़ी में खड़े व्यक्ति तक समावेशी विकास पहुंचाना। ठीक है, ये इसका टारगेट है, ये इसका लक्ष्य है लोकतांत्रिक समाजवाद का। लेकिन मीडियम कौन होगा, सरकार भी होगी और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, दोनों होगा। क्लियर समाजवाद है ना? ठीक, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, इतना आपको समझना चाहिए। ये हमारा गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है, गांधी कहते हैं कि वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय होना चाहिए, प्राइवेट और निजी दोनों मिलके काम करें और वर्ग समन्वय हो, एक दूसरे से लड़े नहीं। लड़ने पर अराजक समाज का भी जन्म हो जाएगा और जब अराजक समाज का जन्म होगा तो वो समाज पतनशील हो जाएगा, वहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो जाएगी। यदि वर्ग समन्वय बना रहेगा, सहयोग की भावना रहेगी तो हम बहुत तेज़ी से पुष्पित पल्लवित हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी, कंपटीशन रहेगा निजी और सार्वजनिक के बीच में। तो ऐसे में लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में लिया गया है। तो भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह शब्द भारत को जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर देता है। क्लियर? तो हमारा कैसा समाजवाद है? जन कल्याणकारी। क्लियर? समाजवाद शब्द समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे जो निजी है इस पे नियमन किया जाएगा, रेगुलेशन ये भी राज्य ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण ना होकर नियमन होता है, यहाँ पे पूरी तरीके से नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। साम्यवादी समाजवाद पे राज्य का कंट्रोल होता है, राज्य अपने हिसाब से रेगुलेट करता है उसको। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अगला है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता दो तरीके से आप यहाँ पे समझेंगे। पहला है राज्य के लिए क्या पंथ निरपेक्षता होगी और दूसरा है व्यक्ति के लिए क्या होगी। दोनों माध्यमों में समझेंगे। पंथ निरपेक्षता का मतलब है, देखो भारत में आपको पता है कि बहुत सारे धर्मों का यहाँ पे निवास स्थान है, बहुत सारे धर्म हैं, विविधीकृत संस्कृति है, आदिवासियों का कल्चर है, हर तरीके का कल्चर है। ऐसा कोई भी कल्चर नहीं जो इंडिया में ना हो। तो ऐसे में एक कल्चर को सर्वोपरि बना देना उचित नहीं था और ज़रूरी था कि हम देश के सभी कल्चर्स को क्या करें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष व्यापक शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष व्यापकता को दिखाता है। धर्म के अंदर जो विभिन्न पंथ है उस स्तर पर भी हम चाहते हैं कि धर्म तो चलो ठीक है, 4 बड़े 5 बड़े धर्म हैं, लेकिन उन धर्म के अंदर जो पंथों में भी मान्यताएं अलग अलग हैं उसको लेकर के भी निरपेक्षता रहे, वहां पर भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो राज्य के स्तर पर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य पर्टिकुलर किसी धर्म के साथ धर्म को नहीं पालन करेगा और दूसरा किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। पहले होता था प्राचीन काल में, राज्य धर्म को प्रश्रय देता था। कभी अशोका के टाइम पे देखेंगे बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया है ना, आप देखेंगे स्तूप ही स्तूप बने हर जगह पे। दिल्ली में आप लोगों को स्तूप देखना चाहो कभी तो आपको एक जगह बताता हूँ, बस ये है कि दुरुपयोग मत करिएगा उस जगह पे जाके, क्योंकि दिल्ली में पार्क फेमस हैं। तो यहाँ पे एक आप जाएंगे, निज़ामुद्दीन है ना आपका सराय काले खां, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ, पहले दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ, तो यहीं पे इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है, उससे बाहर निकलिए वहीं पर है इंद्रप्रस्थ पार्क, IP पार्क, वहीं पर जाएंगे स्तूप आपको मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा स्तूप है, जाके आप देख सकते हो, जो आप पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकली वहाँ पे देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मुझे लगता है एक चांदनी चौक के पास है, मैं कभी उस पर जा नहीं पाया। कई बार मैं जब भी चांदनी चौक जाता हूँ तो चांदनी चौक मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि चांदनी चौक में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उस जगह पे। मतलब आप एक तरफ देखेंगे कि जैन टेम्पल है वहीं पर, ठीक है, एक जगह देखेंगे कि वहीं पे गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा है,
वहीं पर आप देखेंगे तो मंदिर भी है, वहीं पर देखेंगे जामा मस्जिद भी है। वो अपने आप में इंडिया का एक, मैं तो कहता हूँ उसको एक स्पॉट क्रिएट करना चाहिए भारत सरकार को, उसको दिखाना, उसका नाम ही ऐसा कुछ रखना चाहिए। चांदनी चौक पता नहीं क्यों नाम रख रखा है, योगी जी की नज़र गई तो उसका भी नाम पेंट लेके पहुँच के मेट्रो स्टेशन का नाम बदल देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आप एक बार उसकी गली पे घुस गए, मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कहीं गाड़ी लेके घुस गए, फिर भगवान बचाए आपको, आप फिर निकलेंगे 1-2 घंटे बाद मुश्किल से, ठीक है। बहुत ठीक। तो पंथ निरपेक्षता राज्य के धर्म है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक। और राज्य किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, ये तो राज्य के स्तर पे है। व्यक्ति के स्तर पे क्या है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म। यहाँ पे देखो नकारात्मक भाव है कि सकारात्मक भाव है, ऊपर भी सकारात्मक है और नीचे भी सकारात्मक है। व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, उसके विचार अभिव्यक्त। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक अंतर आपको बताऊंगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। सिर्फ भारत अपने आप में केवल पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, फ्रांस हो गया, टर्की का नाम आपने सुना होगा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जब आया था, तो जब टर्की में वो आया तो उसको अब आधुनिक यूरोप कहा जाता है टर्की को। आप कभी टर्की जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप यूरोप में घूम रहे हैं कि किसी इस्लामिक देश में घूम रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक देश में अपने खुद के रूल्स हैं, शरीयत के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे उसको कंट्रोल किया जाता है मक्का मदीना से, सऊदी अरेबिया से चीज़ों को, है ना, रेगुलेशन है एक तरीके का, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। लेकिन टर्की में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा आया, उसे अतातुर्क कहते हैं, उसने रेवोल्यूशनरी कदम उठाए, क्रांतिकारी कदम उठाए। वो चाहता था कि ये जो रूढ़िवादी प्रथा, पहले तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि कोई भी टोपी नहीं लगा सकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगाई, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता है, पर्दा प्रथा समाप्त कर दी पूरी तरीके से। ऐसे ऐसे कदम उठाए कि बहुत विरोध भी उसे झेलना पड़ा, लेकिन फाइनली आज आधुनिक टर्की का निर्माता वही था। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस वगैरह में देखेंगे, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता की हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पे। धर्म हमारा सार्वजनिक विषय भी है, व्यक्तिगत विषय तो है ही, लेकिन धर्म हमारा सार्वजनिक विषय भी है। हम उसे सबको दिखा सकते हैं कि हमारा धर्म ये है। आप बता सकते हैं, आप यदि मुसलमान हैं तो आप टोपी पहन सकते हैं, दाढ़ी रखिए। आप यदि एक सिख हैं, सरदार हैं, तो आप पगड़ी पहनिए, दाढ़ी रखिए, जो रखना। आप एक यदि हिंदू हैं तो आप भगवा पहनिए, आप टीका लगाइए, मंदिर जाइए, जो भी जाइए, आप सबको पब्लिकली बता सकते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में बहुत सारे देश हैं, फ्रांस ही है। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से कभी देखनी हो तो कभी असेंबली ओपन करिएगा, भारत की जो लोकसभा है, देखेंगे बिल्कुल रंग बिरंगे लोग बैठे होंगे। कोई है पगड़ी बांधे हुए, कोई भगवा पहने हुए है, कोई जो है दाढ़ी मौलाना बैठे हुए हैं, कोई सरदार, सब बिल्कुल बिल्कुल रंग बिरंगे, अलग अलग कलर, अलग अलग जो मन आए वहीं पर रंग बिरंगा आपको पूरा हमारा लोकसभा दिखाई देगा। लेकिन फ्रांस की खोलेंगे तो वहां की असेंबली आपको सब सूटेड बूटेड एक ही जैसे। वो क्यों? धर्म की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, वहां पे धर्म व्यक्तिगत विषय है। फ्रांस राज्य का भी अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म व्यक्ति, धर्म का दिखावा नहीं कर सकते बाहर। बाहर सबको ऐसा लगना चाहिए कि हम बराबर हैं, एक जैसे हैं। नहीं समझे? यदि सब सूटेड बूटेड, पता ही नहीं चला कौन किस धर्म का है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये उनका थॉट प्रोसेस है। हमारे यहाँ पे कि जो अंदर है उसे बाहर भी दिखाओ। उनके यहाँ पे क्या है, जो अंदर है वो अंदर ही रखो, बाहर नहीं दिखना चाहिए। वो सही है कि हम सही है? तो खेल रहे हो आप लोग, राजनीति सीख गए हो, दोनों सही है, ये सही है, वो सही है। हमारे यहाँ पे बाहर का दिखावा कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि दूसरे धर्म को ठेस पहुँच जाती है। सांप्रदायिकता क्यों ज़्यादा आ जाती है? सांप्रदायिकता की स्थिति क्यों हो जाती है? क्योंकि आप लोग दिखाते ज़्यादा हो, अपना धर्म, अपना ये, अपना वो। यदि फ्रांस जैसी स्थिति कर दी जाए कि हमारे यहाँ भी सब बराबर हो जाए, पता ही नहीं चले कौन किधर कैसे है, तो वो ज़्यादा भयावह होगा कि ये ज़्यादा भयावह होगा? ये ज़्यादा, भारत की स्थिति बहुत क्लियर है। फ्रांस में आप देखिए अब लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। चार्ली हेब्दो का आपने मामला सुना होगा, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद का चित्र बना दिया, कार्टून बना दिया, इसके बाद आतंकवादी हमलों का सिलसिला चालू हो गया। तो ये जो अंदर वाली चीज़ बाहर नहीं दिखा सकते, किसी रूप में यदि बाहर आएगी तो ये बहुत बड़े स्तर की खतरनाक बने। इसलिए भारत की स्वतंत्रता जो अंदर वो बाहर,
दिखते रहे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है। अभी क्या था, हैशटैग मोदी रोजगार दो कह के आपके अंदर का भड़ास निकल गया, एक दिन ट्रेंड करा लिया, खुश हो गए, फिर कोई आ जाएगा, फिर कोई कहेगा ये ट्वीट कर दो, वो भी कर दोगे। भड़ास निकालने का माध्यम लोकतंत्र में होना चाहिए, नहीं तो जब भड़ास निकलेगी तो क्रांति में परिवर्तित हो जाएगी। समझ रहे हैं? मंच होना चाहिए, लोकतांत्रिक मंच होना चाहिए। जो नक्सली हैं इनको लोकतांत्रिक मंच यदि मिल जाए, लोकतांत्रिक मंच समझ रहे हैं, इस समस्या का समाधान का सबसे कारगर तरीका यही होगा कि वहां पे राजनीतिक गतिविधियों को, पॉलिटिकल गतिविधियों को, ये राजनीति पार्टियां जितनी है हमारी क्या है, हमारी अभिव्यक्ति का साधन है कि नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मंच ही तो है। भारत में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं क्योंकि भारत इतना ज्यादा विविधीकृत है। भाई आप हैं पर्टिकुलर किसी जाति से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं, किसी संप्रदाय से आते हैं, किसी कल्चर से आते हैं, अपनी पार्टी बना लीजिए, उस कल्चर के लोगों को आप जोड़ते चले जाइए। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? लोग यही कर रहे हैं। आप देखिए हर जाति की अपनी अपनी पार्टी है, पटेलों की अपनी पार्टी है, गड़ाड़ियों की अपनी पार्टी है, यादवों की अपनी पार्टी है, हरिजनों की अपनी पार्टी है, ब्राह्मणों की अपनी पार्टी है, क्षत्रियों की अपनी, सब अपनी अपनी पार्टी बनाए हुए हैं। क्यों? अपने मामलों की अभिव्यक्ति, लोकतंत्रात्मक मंच है ये, इनके माध्यम से हमारी बात संसद में पहुंच रही है। हमारे यदि एक प्रतिनिधि कोई आके बैठ गया, अनुप्रिया पटेल पहुंच गया, पटेलों के लिए हमारी बात पहुंच गई। ये होना चाहिए, यदि ये हो जाए तो दिक्कत। लेकिन यदि वो नहीं होगा, यदि आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्या हो सकता है, रेवोल्यूशन हो सकता है। इसलिए भारतीय पंथ निरपेक्षता अपने आप में विश्व में सबसे अनोखी और सबसे ठीक। तो आप कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता, अपना धर्म भी परिवर्तित कर सकता, हम धर्मांतरण कर सकते हैं, लेकिन बलात् धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण नहीं हो सकता। धर्मांतरण तो हो सकता है, हिंदू से मुस्लिम बन जाइए, लेकिन जबरदस्ती किसी को बनाए तो गलत है। सर अगर हम सोचिए चार पे जाए तो क्या? अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। एससी कैटेगरी, ये जाति धर्म है, धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं आप। आप तो खिलाड़ी बन रहे हैं, नहीं हो सकता। ठीक है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का पूरा केस है, मैं इसको पढ़ाऊंगा किसी दिन। कोई भी उच्च वर्ग की महिला यदि निम्न वर्ग के पुरुष से शादी कर ले तो उसको आरक्षण का लाभ उसके आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का अब ये ऐसे तो पूरा भारत एससी कैटेगरी में आ जाए तुरंत, हम सबको चाहिए आरक्षण, सब चाहते हैं, कहाँ तक करते रहेंगे ये चीज़ें, तो ये नहीं हो सकता, ये इसके अंतर्गत नहीं है। तो धर्म जो है क्लियर, यहाँ पे दो तरीके से दिया गया है, पंथ निरपेक्षता व्यक्तिगत स्तर पर आपको और राज्य के स्तर पर। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति कोई भी धर्म माने, उसका आचरण करे, उसकी अभिव्यक्ति करे। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता दी गई है, धर्म आधारित भेदों का सम्मान किया गया है, अन्य धर्मों के प्रति राज्य तटस्थता बरतना ही धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन ना देकर विविध धर्मों के मध्य सहिष्णुता सहयोग बढ़ाने का कार्य करे। यह एक कर्तव्य है जिसके पालन में विभिन्न धर्मों के सही अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। इसका लाभ यह है कि राज्य किसी भी धर्म के अधीन नहीं है, जैसे इस्लामिक गणतंत्र में ईरान में इस्लाम गणतंत्र है। ठीक है, अर्ज है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक, और हमारे यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 आपको दिया गया, इसीलिए। ठीक है, ठीक, हमारे आपको पता है कि सर्वधर्म समभाव की बात पहले से ही थी। ठीक है, सभी धर्मों का समान आचरण होना चाहिए, तो वहीं से चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य में लोकतंत्र के बारे में खूब अच्छे से आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इसको यदि हम परिभाषित करना चाहें तो बात वही है कि हमारे द्वारा जनता का शासन सीधा और स्पष्ट तौर पे है ना।
ये एक शब्द प्रयोग किया था रेफरेंडम, जनमत संग्रह। कोई भी मुद्दा हो उस पर जनता की सहमति ली जाए, लेकिन भारत में भी ये चीज़ें नहीं है। आने वाले समय पे ये चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। और राइट टू रिकॉल हो गया, जनमत संग्रह की बात हो गई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अभी नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये है। गणतंत्र का मतलब बिल्कुल आसान है कि जो राज्य का प्रमुख हो, देश का प्रमुख हो, वो क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, ना कि वंशानुगत होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? बहुत आसान है। गणतंत्र का मतलब है निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख। दो पद हैं आपका, राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, ये राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, और सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री। ये दो पद हर जगह पे होते हैं। सरकार का प्रमुख हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री है, हर जगह अलग अलग है। कहीं कहीं पर राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख और दोनों का प्रमुख होता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख भी है और राष्ट्र का प्रमुख भी है। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, ये आपके निर्वाचित होने चाहिए, ठीक है। ये तो लोकतंत्र की बात करता है। यदि सरकार का प्रमुख निर्वाचित होगा, इसका मतलब लोकतंत्र की बात है, ठीक है। और यदि राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा तो ये गणतंत्र की बात है। तभी आप देखते होंगे जो गणतंत्र दिवस होता है वो राष्ट्रपति का दिन होता है। राष्ट्रपति जब भी परेड निकलती है तो राष्ट्रपति खड़े होकर सैल्यूट मारता है उसमें। और 15 अगस्त जो होता है वो सरकार का दिन होता है, लोकतंत्र का दिन होता है, जनता का दिन होता है। इसलिए उसमें प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अभिभाषण देते हैं, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि को, तो आप इसमें देखेंगे, इसमें तो 26 जनवरी में हमारे आते हैं, सारे लोग सम्मिलित होते हैं। अब तो जानते कभी कभी यही लगता है कि हमारे राष्ट्रपति कोई और हैं क्या। आप देखो, राष्ट्रपति को उतरना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के पद को थोड़ा सा वैसा बनाया गया है, एक बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक राजशाही वाला मामला, घोड़ों के साथ आते हैं, आने के बाद जनता से कोई मेल मिलाप नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को भी। जैसे मोदी जी उतर के खड़े हो जाते, लगता है आज यही राष्ट्रपति हैं परेड में, उसमें देखिए राजपथ में उतरेंगे, उतरने के बाद ये राष्ट्रपति का काम होना चाहिए, जनता से मिले। लेकिन अब राष्ट्रपति के पद में देखो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कलाम साहब थे वो भी ऐसे ही थे, किसी के साथ बैठ जाते थे, ज़मीन तक में बैठ जाते थे वो, कभी उनको कोई ईगो नहीं रहता था। राष्ट्रपति कितने पद पे, अब व्यक्ति यदि जितना प्रभाव, जैसे प्रणब मुखर्जी साहब भी थे, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था। अभी के जो राष्ट्रपति हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति के तौर पे देखें तो जो बाकी के बहुत सारे राष्ट्रपति थे उनसे तुलना की जाए, राजेंद्र प्रसाद बहुत मुखर राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद का एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब देश की आज़ादी का सिलसिला चल रहा था तो नेहरू जी, आपको पता है कि विलासी व्यक्ति, विलासी इसलिए क्योंकि पैसा बहुत था, आज भी बहुत है, आज भी पता नहीं होगा इन लोगों को कि कितना पैसा इनके पास। आनंद भवन जो आपका इलाहाबाद में है, इनका ही घर हुआ करता था। अब तो एक तरीके से संपत्ति राष्ट्र को इन्होंने समर्पित कर दी। वहाँ पे एक वो बन गया है आपका, शायद खगोलशाला भी बन गई है उसी के पास, एस्ट्रोनॉमी का, है ना। आप लोग यहाँ पे भी कभी मौका मिले तो यहाँ पे भी खगोलशाला है। त्रिमूर्ति भवन जो है आपका, वो भी इन्हीं का है। नेहरू जी पहले वहीं रहते थे, प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था त्रिमूर्ति भवन। तो त्रिमूर्ति भवन के पास एस्ट्रोनॉमी केंद्र बना हुआ है। हाँ, अच्छा गए हैं, अच्छा। तो एक बार जो है मुलाकात करने ऐसे गए आनंद भवन, रात का टाइम था, 1 बज रहे थे। राजेंद्र प्रसाद बहुत सीधे साधे पर्सन, मतलब उनकी लाइफ बहुत इस तरीके का नहीं था, और बहुत बड़े लीडर थे वो। और चंपारण सत्याग्रह के बाद से वो मुख्य धारा पे आ चुके थे। चंपारण सत्याग्रह पे गांधी जी के सहयोगी के तौर पे भी रहे। तो जब गए तो देखा कि नेहरू जी को, पहले तो ऐसे था नहीं कि नीचे से ही फ़ोन लगा दो आ जाएगा कोई खोलने। बाहर एक बार गेट कीपर से बोला कि मैं राजेंद्र प्रसाद हूँ और मुझे अंदर जाने दो। मैंने, अब रात के 1 बजे का टाइम था। उसने बोला कि ऐसे बहुत आते हैं दिन में और सब यही कहते हैं कि मैं उनका मित्र हूँ, ये हूँ, वो हूँ। बहुत लोग पहुँचते हैं, बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के पास तो बड़ा साधारण सी चीज़ है। आप कभी यहीं देखिए कि ये जो अमिताभ बच्चन का बंगला होता है, लोग खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए। शाहरुख खान के बंगले के बाहर लाखों की संख्या में लोग खड़े रहते हैं जाके कि भैया एक बार बस झलक मिल जाए, ठीक है। डेली बोलते होंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उसने मना कर दिया और बोला देखो रात के 1 बज रहे हैं, मैं उन्हें जगा नहीं सकता, अभी उनके सोने का समय है। तो राजेंद्र प्रसाद ने बाहर ही
कुर्ता उतारे, नीचे बिछाए और सो गए। और उसकी लेट नाइट सोए थे तो सो ही रहे थे, और सुबह सुबह जो है कुत्ते के साथ जवाहरलाल नेहरू अपना टहलने निकले। बाहर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोग सोचते तो कुत्ता उनको देख के भौंकने लगा राजेंद्र प्रसाद को, और जब कुत्ता भौंक रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने देखा ये कौन लेटा है, देखा अरे राजेंद्र प्रसाद लेटे हैं, क्योंकि उस समय उनका भी एक स्थान था भाई, बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे थे वो। और जब उन्होंने देखा और वो बहुत हतप्रत रह गए, कैसे हो सकता, मतलब अब अमीर लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं, ज़मीन पे कोई लेट जाए, ये सब बहुत उनके लिए बिल्कुल अजीब सी चीज़ थी कि ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया। तो ये दिखाता है कि आप कितने बड़े हो चुके हैं, आपके अंदर का जो और हम लोग इन चीज़ों को बेइज्जती के तौर पे समझते हैं। कभी आपने सुना हो महाभारत में जब दुर्योधन ने एक आयोजन किया था, एक भोज का आयोजन किया था, तो कृष्ण ने पतलियाँ उतारी थी, होती ना थालियाँ जो सब लोग खाते थे, कृष्ण ने वो काम सौंपा गया था उन्हें बेइज्जत करने के लिए। तो सामने वाला तो आपको बेइज्जत करना चाहता है, लेकिन बड़ाई क्या है, आप उसको भी उठा लें यदि बड़े उससे, तो ये आपकी पर्सनालिटी दिखाता है कि आप कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। ठीक है, तो गणतंत्र जो है यहाँ पे व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है। अब राष्ट्रपति के पद पे आने वाले जितने भी लोग यदि कंपेयर करने लग जाएं तो फिर समझो समसामयिक राष्ट्रपति हैं, वो फीलिंग नहीं आती है आपको, ऐसा नहीं पद की महामहिम है वो, ठीक है। लेकिन जैसे अब हम कलाम साहब को एक बार देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनसे उनकी बातें सुनते हैं, जो एक इंटरेक्शन था, पब्लिक इंटरेक्शन था हर मुद्दे पर, ठीक है, चीज़ों को एक्टिव परफॉर्मेंस होती थी। प्रणब मुखर्जी साहब एक्टिव परफॉर्मेंस होती थी। ज्ञानी जैल सिंह, आपको पता होगा पॉकेट वीडियो का इन्होंने प्रयोग किया था। ऐसे बहुत सारे लाए हैं, तो वो थोड़ा सा चीज़ें दिखती थी। अभी क्या है, अभी सरकार में सब नियंत्रित हैं, रेगुलेटेड हैं, 10 उंगलियां हैं, एक एक में एक एक कठपुतली बंधी हुई है, इधर रिजर्व बैंक बंधा हुआ है, इधर राष्ट्रपति का पद बंधा हुआ है, इधर सब नचाया जा रहा है। ऐसे करके जितने हैं सब पद, जितने पद हैं सब नचाए जा रहे हैं, चाहे वो आपका निर्वाचन आयोग हो, तभी तो आके चिल्लाने लग जाते ईवीएम 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 ईवीएम, सर पटकने लग जाते। सब रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट के लोग ही बैठे हैं हर जगह पे। चलो वो एक दूसरी बात है, क्या करेंगे उस चीज़ को। तो राज प्रमुख जो है निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं हो सकता है। और जैसे ब्रिटेन में कहेंगे तो ब्रिटेन में क्या है, राज का प्रमुख वहाँ पे कौन है, राजा है, अभी भी ब्रिटिश क्राउन है, तो ये कैसा पद है, वंशानुगत पद है। अब चूंकि वंशानुगत है तो वहाँ पे गणतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। जनवादी क्या होगा, जनवादी यही जनतंत्र ही है, जो जनता की आके वाद जहाँ पे जुड़ जाए ना, एक विचारधारा है, ठीक है, जो जनता के आधार पे जनता को ध्यान में रखकर काम करे, जनवादी नेता। जैसे राम मनोहर लोहिया जनवादी बोलते हैं उनको, है ना। तो जनवादी मतलब जो जनता को प्रमुखता दे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तो थी आपकी जो पर्टिकुलर हमें देश को लेकर के डिस्कस। न्याय, न्याय का मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। न्याय का मतलब होता है भेदभाव की अनुपस्थिति, भेदभाव की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और इसके तहत एक व्यक्ति एक वोट, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके लिए आर्टिकल 19 है आपका, ठीक है, और आर्टिकल 326 है, वयस्क मताधिकार की बात की गई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूंकि बात आई गई है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार यानी कि 18 साल के जब आप हो जाएंगे तो इसके बाद आप वोटर आईडी कार्ड बनवा लीजिए। वोटर आईडी कार्ड बना के एक क्षेत्र जो आपका निर्वाचन क्षेत्र होगा वहीं पे आप, एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र से दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता 2 वोटर आईडी कार्ड आपके नहीं बन सकते। वोटर आईडी कार्ड आपका एक ही बनेगा, लेकिन जुगाड़ सब जगह चलता है। आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ का भी खेल कर चुके होंगे, बहुत लोग बनवा सकते हैं, ईजिली बन जाते हैं, अब तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर मुद्दा यही है कि आप कितने चरणों में चुनाव रखा जाता है। आप शक्तिमान तो है नहीं कि आज यहाँ वोट दिए और शक्तिमान बन के तुरंत पहुँच गए, वहाँ वोट भी दबाया है बटन। वोट तो एक ही जगह दोगे ना, एक ही जगह प्रयोग करोगे। हाँ, ये सौभाग्य की बात हो सकती है कि एक चरण यहाँ हो जाए, फिर आप इतने बड़े क्रांतिकारी भी नहीं कि 250, 300, 500 रुपये की टिकट कटवा के वोट देने जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपके आधे पौए का इंतजाम यदि वहाँ हो रहा है तो आप जा सकते हो, वो भी काम कर सकते हो,
ठीक है, तो न्याय के अंतर्गत क्या है, आपको पॉलिटिकल राइट दिया गया है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में जो एक तरीके से जो गैर बराबरी है उसको पाटना है हमें, ठीक है, गैर बराबरी को पाटना है। तो जो छुआछूत का मामला था, छुआछूत को समाप्त करना है, उपाधियों को समाप्त करना है ताकि कोई अपने आप को बड़ा छोटा ना समझे, ठीक है, सबको बराबर करने का प्रयास। और ऐसे आर्थिक न्याय के अंतर्गत राज्य ऐसी नीतियों को बनाएगा जिससे आर्थिक विषमता दूर हो। तो न्याय का मतलब है हमें भेदभाव समाप्त करना है, भेदभाव की अनुपस्थिति करना है, ठीक है। और यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा तो न्यायपालिका के माध्यम से उसे जस्टिस दिया जाएगा। न्यायपालिका भी यही करता है। अब जैसे कि ये क्या नाम है, आयशा का पति आरिफ है ना, ये भी एक अन्याय हो गया। वैसे वो अपने वीडियो में बोल के गई है कि इसके लिए कोई जिम्मेदारी, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, लेकिन मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेदार भी वही व्यक्ति है ना। तो ऐसे में फिर पूरी तरीके से मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रथा, बहुत सारे मामले बनते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि दहेज दिमाग से हटा दो, लेकिन फिर आप लोग नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, चाहे जितना कोशिश करो आप लोग, दहेज दिमाग से हट ही नहीं रहा है। हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, कहे तो रहे हो। अरे मैं देखो, मैं रहता हूँ नहीं रहता हूँ, लेकिन आप लोग तरीके बहुत है ना दहेज के। आज के टाइम पे तो पहले एडवांस ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख की शादी सेट हुई तो पहले ही 5 लाख रुपए कि भैया दे दो, हमें अपने टेंट हलवाई और दुनियादारी बुक करना है, ये भी लाना है, वो भी सामान लाना है। लड़की के पिता को बना लिए एटीएम बैंक, ट्रांजैक्शन बस कार्ड लगाया, लड़की है एटीएम कार्ड, एटीएम है ना, और फादर को बस उसके साथ होता रहता है, प्रताड़ना करते रहते हैं, उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। तो ये मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता जो समाज को खोखला करती जा रही है, ठीक है। वो शादी के बाद से फिर उसका जीवन नरक ही हो जाता है। तो कंडीशन है गड़बड़, ठीक। तो कहाँ पे ये हो गया आपका नीति निषेध तत्वों में ये सब बातें की गई कि हमें आर्थिक न्याय देना है, क्या क्या कानून बनाने हैं, कैसे कैसे। तो डीपीएसपी आपका यही है मेन। इसके बाद अगला शब्द है स्वतंत्रता। तो बताइए स्वतंत्रता का मतलब क्या है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको कोई रोक टोक ना हो, रोक टोक की अनुपस्थिति स्वतंत्रता है, रोक टोक की अनुपस्थिति, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं भय की अनुपस्थिति। आपके अंदर कोई डर ना हो किसी भी चीज तरीके का डिसीजन लेने को, ठीक है। लेकिन ये बात कहाँ होती है, हर चीज़ में हमारे अंदर एक तो रोक टोक है, ठीक है। कहते हैं ना, ये जो आदमी पैदा होता है पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, क्योंकि पैदा होने के बाद आपको क्या पता, लेकिन जैसे ही आप पैदा हुए वैसे ही आप रिश्तों में बंध जाते हैं। माँ का रिश्ता तुरंत, पैदा तो आप स्वतंत्र ही हुए थे ना, फिर इसके बाद जंजीरें बनती चली जाती, माता पिता चाचा नाना काका, फिर परसों कोई पैदा हो गया, बोला ये तुम्हारा भतीजा है, ठीक है। एक रिश्ता, तो रिश्तों की जंजीरों में आप बंधते चले जाते हैं। रिश्तों के जंजीरों के साथ जिस राज्य में पैदा होते हैं तो नागरिक का दर्जा आपको दे दिया जाता है, और जैसे ही नागरिक का दर्जा दिया जाता है तो राज्य के कानूनों में बंध जाते हैं। आप अधिकारों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन आपके ऊपर कर्तव्य भी लाद दिए जाते हैं। तो स्वतंत्र के तौर स्वतंत्र, अब देखो आप, शेर है, चीता है, बाघ है, ठीक है, कुत्ता है, कुत्ते के लिए कोई बने हुए हैं संवैधानिक अधिकार, कोई उसका संविधान बना हुआ है? हाँ, हम खुद ही हैं उसके संविधान। थोड़ा सा भौंक के देखे फिर आप लाठी उठाते हो, नहीं तो ईंटा उठाते हो। भौंकने तक का अधिकार उसको नहीं देते हो, छोड़ आते हो, कहीं मार देते हो। कुत्ते की मौत फिर किसी दिन पूरा टारगेट करते हो कि आज गाड़ी लेके निकलूंगा, बस आज ये बस पड़ जाए मेरे सामने, आज इसे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या है, हमने प्रकृति को भी नियंत्रित करना चालू कर दिया, वो भी, उसके भी राइट्स खींची, नहीं तो उसको स्वतंत्र, भाई अब वो क्या रही, क्या आपकी आवाज़ आपकी भाषा, उसको लगता होगा ये भौंक रहा है। जब कुत्ता आपके पास आके सुनता होगा और आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, बोले भौंक रहे हैं लोग यार, मान नहीं रहे, उसकी भी नींद खराब करते होगे आप लोग, ठीक है। लेकिन आप चीज़ों को, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब समाज स्वतंत्रता का मतलब है कि बाध्यकारी और बाहरी प्रतिबंधों का अभाव हो जाए, बाध्यकारी और बाहरी, लेकिन ये उच्छृंखल नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय दूसरे की स्वतंत्रता की मर्यादाओं को, ठीक है, तो ये आपको रखना चाहिए। नागरिकों को दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 19 है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं,
ठीक है। तो रोक टोक की अनुपस्थिति उतने हद तक ही बनाई गई है जितने हद तक दूसरे की जीवन में आप प्रवेश नहीं कर जाते। यदि आप दूसरे के जीवन को डिस्टर्ब करेंगे तो आपके जीवन को, ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट। अगला है समानता की बात की गई है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता मैंने आपको बताया 5 तरीके की स्वतंत्रता थी। इसके बाद समानता है, तो समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता स्थापित करने की बात हुई थी। समानता का मतलब है बराबरी का प्रयास, ठीक है। और आपके आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बराबरी का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर घुमा फिरा के दूसरे कान को पकड़ा गया। फिर सकारात्मक भेदभाव और नकारात्मक भेदभाव की बात कर दी गई। आरक्षण जैसी व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई। तो कल मैंने आपको बताया था कि आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। एक ही तरीका है, कौन सा? धीरे 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 प्राइवेट करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सब बिक जाएगा, सरकारी सर्विसें रहेंगी नहीं, तो फिर काहे का आरक्षण? तो कौन बना? SC अभी आपको बनना था फिर आप धर्म परिवर्तन करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसे पॉजिटिव व्यू पे लेना चाहिए हमें आरक्षण को। और आरक्षण राज्य का जो एक वर्ग है, जिस वर्ग को सदियों से प्रताड़ित किया गया है, उस वर्ग को समतामूलक बनाने के लिए एक प्रयास किया गया है। तो सकारात्मक भेदभाव के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। समान अवसरों को स्थापित करना अनुच्छेद 14 से 18 तक में ये वर्णित है। बंधुत्व की बात की जाए तो बंधुत्व का मतलब है कि भारतीय नागरिकों के मध्य भाईचारे की भावना होनी चाहिए। सभी को अपने आप को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के जितने भी कार्यक्रम हो, अवसरों हैं, सब पे एक साथ रहें। एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे के जितने भी कल्चर हैं, संस्कृति है, उसका सम्मान करें। तभी देश एक रहेगा, एकता रहेगी, और तभी देश हमारा अखंड रहेगा, यानी देश खंडित नहीं होगा। तो देश की एकता और अखंडता, और इसी के साथ व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित रहेगी। व्यक्ति भी जो है आत्मसम्मान महसूस करेगा जब देश में ब्रदरहुड की भावना रहेगी। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपके प्रस्तावना में प्रयोग किए गए थे, ठीक है। अब मैंने इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो संविधान संशोधन एक ही हुआ है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 3 शब्द जोड़े गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये पूछता है। दूसरा है कि क्या ये वाद योग्य है, तो वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं की जा सकती है। तीसरा है, एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा, तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना ही है, ठीक है। लेकिन BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना आत्मा वो आपका आर्टिकल 32 है। यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कहें तो अनुच्छेद 32 है, और यदि भारतीय संविधान की आत्मा की बात कहें तो प्रस्तावना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजंस में, कई निर्णय में, कई वादों में इस चीज़ को स्पष्ट किया है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो मौलिक अधिकारों को टिक करके आप नहीं आएंगे, आप प्रस्तावना को टिक करके आएंगे, क्योंकि आयोगों ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं वहाँ पर इस चीज़ को क्लियर किया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है, आर्टिकल 32। इसके बाद केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का हिस्सा है, संशोधन किया जा सकता है, और ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो इसके संविधान के मूलभूत तत्वों को क्या करे, ठीक है, समाप्त करने का प्रयास करे। तो बस इतनी ही सी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इजली। और जब कभी आप जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में और आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे भी जोड़ रखा है कि जो प्रस्तावना है उसमें जो बिंदु हैं ये सब बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संप्रभुता, ये सब तो आपको प्रस्तावना सुना देनी है। प्रस्तावना इसीलिए मैंने आपको याद कराई है, ठीक है। तो आपका ये मूलभूत ढांचे से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस लगभग इतने ही पॉइंट हैं जो प्रस्तावना से पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए। और आप लोग बताइए यदि आपको लगता है कि कुछ और प्रस्तावना से मुझे बताना चाहिए।
स्वीकृति की 3 संविधान को स्वीकृत करने की तिथि जो थी 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना पे ही वर्णित किया गया है स्वीकृति की तिथि, ठीक है। और प्रारंभ की तिथि अनुच्छेद 394, आर्टिकल 394 में प्रारंभ, संविधान प्रारंभ की तिथि है 26 जनवरी 1950, स्वीकृति की तिथि प्रस्तावना में, ठीक है। बताइए फिर अब कोई और कुछ चीज़ें आपको लगता है प्रस्तावना में। हाँ सर, जब केसरनाथ भारतीयवाद में बोल दिया गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर इंदिरा गांधी 1976 में कैसे इसको संशोधन अमेंडमेंट कर, किस में कर दी? प्रियम्बल में नए शब्द जोड़े, हटाया क्या? तो मतलब जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन वो संविधान के ऐसे तत्व नहीं होने चाहिए जो संविधान को ख़राब करें या कुछ ऐसा करें, मतलब कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होने चाहिए। जोड़ा जा सकता है कुछ भी, हटाया भी जा सकता है कुछ भी। बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये थोड़ा ना है, संविधान की जो मूल भावना है, अब ये लोकतंत्र ही खत्म करके उसमें लिख दें राजतंत्र, ये मूल भावना है क्या संविधान की? ये नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं बनाया जा सकता, समाजवादी को पूंजीवादी नहीं बनाया सकता, समझ रहे? जो संविधान निर्माताओं की मंशा है, इसीलिए उसको बोला ही नहीं, स्पष्ट ही नहीं किया कि मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचे को समय समय पे हम बताएंगे। न्यायिक पुनर्लोकन हटाने का प्रयास किया, तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो संविधान का एक उद्देश्य था, पर्पस था, जिसलिए संविधान सभा बैठी थी, उसे नष्ट नहीं कर सकते, चाहे वो प्रस्तावना ही क्यों ना हो। जोड़ सकते हो, जो आपको शब्द आपको और लगता है और अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ लाओ, उनको भी जोड़ दो, है ना, उसमें क्या बुराई। और 26 नवंबर 1949 जो है, ये उसी पहले से निर्धारित तिथि थी या कोई उसी दिन वैसे ही होता है? जैसे 26 जनवरी 1950? नहीं नहीं, इसके पीछे कोई ऐसा महत्व तो नहीं है। संविधान बन के तैयार हुआ और जो अंतिम संविधान सभा की बैठक तो 24 जनवरी को हुई थी, उससे पहले वाले में ही जब रेडी हो गया संविधान, प्रारूप संविधान सभा में रखा। आप लोगों को एक काम करना चाहिए, पता नहीं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एक सीरीज़ है भारत के संविधान की, राज्यसभा टीवी ने बनाया है, श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में, 10 एपिसोड है, देखनी चाहिए आपको। आपको पता चलेगा उसमें 10 एपिसोड में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट है, संविधान सभा में जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी डिबेट है, कैसे वाद विवाद हुआ, एक एक आर्टिकल को लेकर कैसे लड़े हो। हाँ, संविधान वाली जो है पूरी 10 एपिसोड को देखिए उनको, और समझने का प्रयास करिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो वो आप लोगों को सबको अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, और बताओ, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्धा वाली स्थिति आ गई कि नहीं? प्रियम्बल से गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ऐसे इससे बाहर क्वेश्चन अब नहीं आएंगे कुछ भी। ठीक है, अब आर्टिकल आपका कल से भाग 1 चालू होगा, शुरुआत कल से भाग 1 की करेंगे। लगभग अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इतने से कुछ भी पूछा जाता है, वैसे इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और धीरे 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 हम लोग कल से भाग 1, कल भाग 1 तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, भाग 2 भी प्रयास करेंगे चालू हो जाए, लेकिन भाग 1 इतना आसान नहीं है क्योंकि मुझे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, फिर राज्यों का निर्माण कब कैसे हुआ, क्षेत्रीय परिषद के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, संघात्मक व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, तो शायद कल भाग 1 हो जाए। घटना चक्र टारगेट जब तक मैं दूंगा नहीं कोई पढ़ेगा नहीं। घटना चक्र टारगेट भी देना है मुझे, डेली भूल जाता हूँ मैं, और आप लोग चलो आज कर देंगे।